हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। आई एम धीरज कपूर एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बायो-सेवर्ट लॉ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो बी रेडी, ओपन योर नोटबुक एंड start the first heading. Write the first heading in your notebook, that is vector form of बायो-सेवर्ट लॉ। बेटा इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेक की थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने कई सारी क्वांटिटी के बारे में स्टडी की थी। लास्ट हेडिंग इससे पहले वाले में थी साइक्लोट्रॉन एंड F इक्वल टू IBL साइन थीटा। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट हेडिंग देखो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। सो वेक्टर फॉर्म है क्या, क्या मतलब होता है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है पहली वो है बायो-सेवर्ट लॉ। तो देखो इसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है हमें उसका पता कैसे चलता है, हमें पता चलता है जब हम मैग्नेटिक कंपास उसकी सराउंडिंग में लगा देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था, इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने मैग्नेटिक नीडल रखी थी किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग में, तो वहां पर मैग्नेटिक नीडल में क्या हो गया था, डिफ्लेक्शन आ गया था। तो अब कितना डिफ्लेक्शन आता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो हमारे साइंटिस्ट थे बायो-सेवर्ट, तो उन्होंने बताया था। तो उसी के नाम पे बायो-सेवर्ट लॉ नाम है ये। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने कहा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बना दिया, किसी भी साइज का बना दिया, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं था। फिर उसको इन्होंने क्या किया, एक करंट फ्लो करा दी। फिर इन्होंने देखो क्या कहा, किस पे डिपेंडेंसी आएगी, यहां पे बात केवल डिपेंडेंसी की होगी। ठीक है, तो हमें केवल फॉर्मूला देखना है। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी ही dB क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फाइनली वी गेट dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई r²। अगर हम चारों इक्वेशन को एक साथ लिख दें तो ये आ जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या होगा। तो देखो बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो तुम लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट आता था 1/4πε0, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है, यहाँ पे आया है μ0/4π। तो यहाँ पर जो μ0 है वो कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो 1/4π कॉमन है दोनों में, वहां पर 1/4πε0 था और यहाँ पर क्या है μ0/4π। तो μ0/4π, μ0 कहलाता है परमिएबिलिटी। अब ये होती क्या है, ये अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा, तो उसके लिए परेशान ना हो बेटा तुम लोग। हम लोग वैल्यू की बात करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, सो अब वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म हमने तुमसे कहा हुआ है कि 3 वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ, जितने भी वेक्टर फॉर्म आते जाएंगे, ओम्स लॉ हो गया, बायो-सेवर्ट हो गया, फिर आगे देखोगे तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ओम्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। तो ये सब में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है A1 मार्क्स का। ठीक है, तो अब वेक्टर फॉर्म देख लो।
dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे r कैप जो होगा वो आ जाएगा r वेक्टर अपॉन r। सो dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई के ऊपर बेटा वेक्टर नहीं है, यहाँ पर भी d के ऊपर वेक्टर नहीं है, केवल वेक्टर जो है वो b के ऊपर है। ठीक है, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म dB। ओके, सो dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप। देखो अगर r कैप लगाएंगे तो नीचे r स्क्वायर होगा, और अगर r वेक्टर होगा तो नीचे क्या होगा, r क्यूब होगा। तो अगर पेपर में ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आता है तो इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, अगर कैप है तो नीचे क्या होगा, स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म है तो नीचे क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ dB देखो, dB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dl एंड r, बिकॉज in this format dl cross r vector is given, and we know that if a cross b is given, if r equal to a cross b, then the direction of r is always perpendicular to a and b। अब बात आती है बेटा कि डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, रूल क्या क्या हैं। तो हमारे पास देखो 3 रूल लिखे हुए हैं, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। तो 3 रूल हैं हमारे पास, हम लोग कोई भी यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आता है भैया कि कंपैरिजन बिटवीन बायो सेवर्ट एंड कूलम्स लॉ। क्या क्या कंपैरिजन है, तो देखो बोथ लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि F इनवर्सली E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर वहां पर भी था, और DB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये तो फॉलो कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या है, सुपरपोजिशन को भी फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है देख लो। इन कूलम्स लॉ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंट चार्ज। वहां पे सोर्स क्या था, पॉइंट चार्ज था, विच इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे क्या है, वेयर एज इन बायो सेवर्ट लॉ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट विल टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी। कूलम लॉ क्या था, इज एंगल इंडिपेंडेंट, एंगल की कोई भी बात नहीं थी वहां पर। लेकिन बायो सेवर्ट में क्या है, एंगल डिपेंडेंट। ओके, इन कूलम्स लॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज टू द गिवन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अलोंग द रेडियस वेक्टर। वो कूलम्स लॉ में क्या था, जो भी डायरेक्शन थी वो ऑलवेज क्या होती थी, अलोंग द लाइन होती थी। लेकिन यहां पर क्या है, बायो सेवर्ट में ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पे हमेशा क्या रहे कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, और वहां पे क्या थी, अलोंग द रेडियस वेक्टर। क्लियर है इतना। अब बात आती है भैया रिलेशन क्या बचा, रिलेशन इन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी ऑल नो डैट 9 × 10⁻⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, सो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 क्या मतलब, हमने सॉल्व किया। तुम लोग स्लाइड में देखोगे तो दिक्कत होगी, इसी को कॉपी में लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा कैलकुलस का रूल नहीं आ गया है, बस सिंप्लीफाई करना है। डेट मीन्स 4 पाई से 4 पाई किसी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें। देखो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁻7। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब म्यू नॉट नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10⁻16। अच्छा देखो 9 × 10⁻16 को अगर हम फिजिक्स में बात करें तो एक वैल्यू होती है हमारे पास 3 × 10⁸, है ना। तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर है ये, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 का स्क्वायर 10⁸ होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। तो हम इसको कुछ इस तरीके से अगर लिख लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
तो 1/μ0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16, जो कि हमने लिख लिया 3 इंटू 10⁸ होल ऑफ स्क्वायर। सो हम 3 इंटू 10⁸ बार बार लिखने से अच्छा क्या लिख लें उसको, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये बेटा कांस्टेंट रहती है, तो c स्क्वायर आ गया। तो फाइनली वी गेट c इक्वल टू 1/√μ0 समझ में आ गई बेटा बात। अब आती है बात की एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी। बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, उसमें फॉर्मूले भी आने हैं, तो फॉर्मूले आएंगे, अलग अलग आएंगे फॉर्मूले। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, हर एक फॉर्मूले की प्रूविंग की बात करेंगे। तो ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में हमें जो बताना था वो हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है मेरे बच्चों। पहला पॉइंट था बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट किस पे डिपेंड करता है। बायो-सेवर्ट तो एक लॉ है, मेन सब्जेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है हमें वो देखना था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने चेक कर लिया, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना सब आ गया। फिर बात आई वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म हमने रख दिया। फिर डायरेक्शन की बात आई, वो हमने कर लिया। कंपैरिजन की बात हुई, वो भी हमने चेक किया भाई बायो-सेवर्ट में और कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या था। तो कुछ कॉमन थी चीज़ें, कुछ क्या थे, डिफरेंसेस थे। हर एक डिफरेंस हमें समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी हम लोगों को। रिलेशन चेक किया तो μ0 में रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, उससे डिपेंडेंसी क्या क्या आती है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के बीच, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। और अपनी कॉपी में बेटा लिखो, क्योंकि मेन ये शेयर और सब्सक्राइब तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा तब तक अब तुम्हारे दोस्तों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि जितना भी बताया जा रहा है इसको, और यूट्यूब चैनल की तरीके नहीं कि बस देखा, कॉमेडी चैनल नहीं है ये, ठीक है। जितने भी एजुकेशन चैनल हैं, जितने भी तुम फॉलो करते हो, सबको सीरियसली करो। ऐसे नहीं लेटे लेटे चैनल लगाया समझ में आ जाएगी। फिजिक्स है बेटा, इतना सिंपल नहीं होता है। हम लोगों को एजुकेशनल वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो तुम लोग केवल लेटे लेटे डिसाइड ना किया करो कि ये वाले टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं या ये वाले टीचर। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी को बेकार या कुछ नहीं कहता। जितनी भी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं सारी अच्छी हैं। टीचर और बुक कभी ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो बस ख़राब कौन होते हैं, जो सीरियसली किसी को फॉलो नहीं करते हैं। आप जिसको फॉलो करते हो उसी को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मुझे हर एक वीडियो पे, हर एक मिनट पे फॉलो करो, तब आपको फिजिक्स सिंपल लगेगी। नहीं आप किसी चैनल पे जाओगे दूसरे टॉपिक के लिए, किसी पे दूसरे के लिए, तो आपका क्या है, कंटेंट मिस हो जाएगा। क्योंकि जिसने भी लेक्चर बनाए हैं वो उसी सीक्वेंस में बनाए हैं कि ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। और जो भी कोई डाउट है वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके बताते रहो हमें, ठीक है। चलो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर।